ध्यान देंगे सभी लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि एक गोली पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 2 सेमी दिया हुआ है और उस कांच, जैसा कि देख रहे हैं सघन माध्यम है कांच, तो कांच में इस गोली पृष्ठ से जो वस्तु रखी गई है वो 12 सेमी की दूरी पर है। तो वायु में उसका प्रतिबिंब बन रहा है पृष्ठ से, गोली पृष्ठ से वो जो आई बन रहा है प्रतिबिंब, उसकी दूरी मान लिया गया है v। तो हमें v का वैल्यू निकालना है कि v कितना होगा। गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन को बताया गया था कि गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा n/v - 1/u इक्वल टू n - 1/r बताया गया था। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे Eng जो लिखा है 1.5 वह एयर के सापेक्ष ग्लास का है, लेकिन प्रतिबिंब ग्लास में नहीं बन रहा है, एयर में बन रहा है, इसलिए हम ग्लास के सापेक्ष एयर का लेंगे, Gn लेंगे। तो देखो जहाँ n है वो Gn मतलब 2/3 रखेंगे तो ये 2/3v होगा -1/u। तो -1/u तो इसमें 12 सेमी है तो 12 सेमी रखा जाए, और यह यहाँ भी हम 2/3 लेंगे, 2/3 -1 करेंगे अपान r, r का मान है 2 सेमी। तो इसमें देखेंगे थोड़ा ध्यान देंगे पृष्ठ से सब दूरियां ली जाती है। तो जो पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ, अब उसके ध्रुव से जब दूरी लेंगे तो केंद्र इधर आएगा, तो r का भी मान हमें प्लस में नहीं रखना होगा, रखना होगा माइनस में, और u का मान जो वस्तु है वो भी वहाँ से दूरी लेंगे तो वो भी माइनस है, तो क्या करेंगे उसको भी तो प्लस करेंगे। देखो ये हुआ 2/3v और ये प्लस लिख देते हैं 1/12 इक्वल्स, अब इसमें से घटाओगे तो माइनस होगा 1/3 और बटे ये होगा -2 होगा, या यहाँ 2/3v प्लस 1/12 इक्वल्स टू हुआ 1/6 लिखा जा सकता है। तो 1/12 को तो इधर लाएंगे तो 2/3v इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/12, या 2/3v इक्वल्स टू, इसका एलसीएम 12 होगा 2 - 1, या 2/3v इक्वल्स टू 1/12, तो 1/12, तो 1/12 तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 बार में कट जाएगा, 3 चौक के 12, 4 दूना 8 होगा, v इक्वल टू हुआ +8, मतलब ये गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा 8 सेमी की दूरी पर। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोगों को कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब यदि इसके अंदर बनता, ये जो कांच है, तो हम एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक सीधे लिख देते, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एयर में वस्तु रखी गई ग्लास में, तो ग्लास के सापेक्ष एयर का लेंगे, Gn ने मान रखेंगे आ जाएगा। तो समझ में आ गया ये। इसके बाद ध्यान देंगे और क्वेश्चन हो तो देखेंगे, नहीं तो फिर लेसन जो चल रहा था उसमें ये हेडिंग रेले का नियम है और कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसकी हमें व्याख्या करना है। तो लेसन जो चल रहा था हम बता रहे थे तुम लोगों को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यही चल रहा था, जिसमें प्रिज्म द्वारा अपवर्तन तो हम बताए थे n का मान, सूत्र का निगमन किए थे, पतले प्रिज्म के लिए भी वर्ण विक्षेपण भी बताए थे हम, कोणीय वर्ण विक्षेपण को भी बताया गया था, वर्ण विक्षेपण क्षमता बताए थे। आज देखेंगे रेले का नियम। तो कुछ घटनाओं को बता रहे हैं, प्रकृति में कुछ घटनाएं हैं, जैसे आकाश का वो रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का जो रंग होता है वो भी नीला दिखाई देता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, जो खतरे के संकेत बनाए जाते हैं वो भी लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। इन घटनाओं की व्याख्या प्रकीर्णन के आधार पर समझाएंगे। शब्द है प्रकीर्णन, तो रेले का जो प्रकीर्णन नियम है वो क्या है, तो प्रकीर्णन का मतलब बिखेरने से होता है। जब श्वेत प्रकाश, जिसमें कई रंगों का प्रकाश मिश्रित होता है, मिश्रण होता है, कई रंगों के प्रकाश के मिश्रण को ही श्वेत प्रकाश कहा जाता है।
उसमें होता है कि बैगनी और नीले रंग की मात्रा जो होती है इस प्रकाश में ज़्यादा होती है और लाल रंग का प्रकाश कम मात्रा में रहता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें अशुद्धियां हैं, जो गैसों के अणु या परमाणु हैं वायुमंडल में, धूल एवं धुएं के छोटे छोटे अति सूक्ष्म आकार के कण भी हैं। तो जब वो श्वेत प्रकाश इस वायुमंडल से गुजरता है तो श्वेत प्रकाश उस विकिरण को अवशोषित करके किसी दूसरी दिशा में ऊर्जा को क्या करता है, बिखेर देता है। मतलब वो जो आपतित प्रकाश है, प्रकाश में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, तो धूल एवं धुएं के सूक्ष्म कण उस ऊर्जा को तो ले लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, अवशोषित करके और उस ऊर्जा का मार्ग जो होगा उसको चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, दूसरी दिशा में ऊर्जा को प्रकीर्णित कर देते हैं। तो यही घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें जो प्रकीर्णक होता है, मतलब जो धूल एवं धुएं के कण है वो प्रकीर्णक है और उनका आकार जो होता है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जानते हैं श्वेत प्रकाश का, वो 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3800 लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में वो श्वेत प्रकाश होता है। तो बहुत एंगस्ट्रॉम में बहुत बड़ी वो दूरी नहीं है, अति सूक्ष्म है वो। जैसा कि एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम में जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो मीटर होता है 10⁻⁻10, बहुत सूक्ष्म है। उसी आकार के यदि कण रहेंगे, कण चाहे अणु, तो वह प्रकीर्णक कहेंगे। उस पर श्वेत प्रकाश जब आएगा तो वह श्वेत प्रकाश का मार्ग कण क्या करेंगे, उस प्रकाश को अवशोषित करके बदल देंगे, बदलेंगे। घटना तो यही होगा, प्रकीर्णन। बात है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना। घटना है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। तो ये प्रकीर्णन पर ही ये सब घटनाएं हैं। जब सूर्योदय होता है, मतलब क्षितिज अवस्था में, सूर्य हमसे दूर होता है, सूर्यास्त के समय भी दूर होता है, तो दूर से अधिक दूर से वे किरणें आ पाती हैं जिनका अवशोषण बहुत कम हुआ है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जैसे धूल एवं धुएं के कणों से श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश हैं, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश, उनका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। अब कम तरंग दैर्घ्य, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले का, कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण अधिक तरंग दैर्घ्य मतलब लाल रंग का प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। अब बैगनी का कम होता है, तो बैगनी का जब कम होगा तो प्रकीर्णन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन होगा कम और वो अधिक दूरी तक चला आता है। तो अधिक दूरी तक कौन आता है, लाल रंग, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, उसका प्रकीर्णन कम होता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। बात है ये आकाश, आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। नीला रंग ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, पूरे आकाश में फैल जाता है और उसी प्रकाश को हम देखते हैं। वही उसमें समुद्र में भी होता है। एक नियम हम बता रहे हैं, वह नियम है लॉर्ड रेले का नियम। ध्यान देंगे, जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है, किसी प्रकीर्णित पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई समानुपाती होता है λ/4। अब बताओ लेमडा किसका कम होगा, तो बैगनी का, नीले का रंग का ही तो कम होगा। तो ये कम होगा तो आई का मान क्या होगा, ज्यादा अवश्य होगा। मतलब नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसीलिए आकाश का रंग और ये जो समुद्र है उसका कलर रंग ये नीला दिखाई देता है। अब बात आती है लाल, रेड। रेड की बात जब करेंगे तो रेड तो लगभग 8000 मान लिया जाता है, 7800 एंगस्ट्रॉम ज्यादा होता है बैगनी से। तो जब ये ज्यादा करोगे तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। मतलब लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होगा, इसलिए वो अधिक दूरी तक आ जाता है। फिर वो संकेतक अभी हम बता रहे थे कि लाल रंग के ही
जो खतरे के निशान है लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो लाल रंग किस लिए बनाए जाते हैं कि प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का कम होता है और वो दूर से ही स्पष्ट क्या होता है, दिखाई दे देता है, समझे। और यदि दूसरे कलर का संकेतक लगा दिया जाए तो दूर से स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए संकेत जो खतरे के बनाए जाते हैं वो रेड लाल कलर के ही होते हैं। तो ये नियम जानते हैं किसका है, लॉर्ड रैले का ये नियम है। उसमें लिखेंगे प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो आज तो हम ये लेसन समाप्त कर दे रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बताएंगे। और अगला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सीधा संबंध एग्जाम से होगा उसका, और वो है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक जो यंत्र है, क्या है प्रकाशिक यंत्र, मानव नेत्र भी उसी में होगा। तो मानव नेत्र अगला लेसन है, कुछ हम बता रहे हैं सुन लो। मानव जो नेत्र होता है एक प्रकार का प्राकृतिक उत्तल लेंस है और वह मांसपेशियों के सहारे टिका रहता है। ये भी जानते हैं कि आंख जो होती है, मानव नेत्र जो होता है उसकी रचना बताया जाएगा। आंख की फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, इसीलिए आंख नज़दीक की वस्तु को भी देख लेती है और बहुत दूर स्थित वस्तु को भी क्या करती है, देख लेती है। तो नज़दीक की वस्तु को जब देखेगी तो फोकस दूरी कम, फोकस कम, और ज़्यादा दूरी की वस्तु को देखेगी तो फोकस उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब श्रांत नेत्र, श्रांत नेत्र की कहीं बात आएगी तो समझ लेना कि वस्तु अनंत पर रखी गई है। श्रांत नेत्र के लिए वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर। मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं श्रांत नेत्र के लिए। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह होता है कैपिटल डी, जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम जब करेंगे तो आँख क्या होगा, आँख उस वस्तु को देख नहीं पाएगी, क्योंकि अब उससे कम करेंगे तो समंजन क्षमता की बदलने वाली धीरे धीरे कम होगी। कम होते होते बिल्कुल जब कम हो जाएगी तो आँख उस फोकस दूरी को चेंज नहीं कर पाएगी, देख नहीं पाएगी। तो मानव नेत्र बताया जाएगा, इसमें लास्ट में बताएंगे। इसमें हेडिंग है प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र दो तरह के बताए जाएंगे, एक होता है सूक्ष्मदर्शी और एक होता है दूरदर्शी। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी। लैब में रखा गया होगा फिजिक्स लैब में एक उत्तल लेंस। तो एक उत्तल लेंस को हम सरल सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु बड़ा दिखाई देती है। और यौगिक सूक्ष्मदर्शी में तो उसका रचना है, अति सूक्ष्म आकार की वस्तुओं को उससे देखा जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की रचना वो कैसे कार्य करती है, कार्यविधि और आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। आवर्धन क्षमता हम बताएंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो तब, और अनंत पर बनेगा तब देखेंगे अभी। इसमें एक विजुअल एंगल भी होगा, उसको हम बता रहे हैं। दर्शन कोण पहले देख लो। वस्तु द्वारा, ध्यान देना, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण कहलाता है दर्शन कोण। जैसे देखो वस्तु यदि छोटी रहेगी तो उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होगा, वस्तु जब बड़ी रहेगी तो उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बड़ा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत दूर स्थित वस्तु, जितना ही दूरी बढ़ाएंगे उतना ही दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होता है। तो दूर स्थित वस्तु का जो दर्शन कोण होता है, विजुअल जो एंगल होता है, वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण बहुत दूर स्थित वस्तु बड़ी रहेगी फिर भी छोटी दिखाई देती है। तो आंख पर जब प्रकाशिक यंत्र लगाते हैं तो विजुअल एंगल का मान वो प्रकाशिक यंत्र बढ़ा देता है, जिसके द्वारा वो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट, चमकीला, बड़ा दिखाई देता है। इसमें देखो अब यौगिक हम सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे, रचना ध्यान देना।
यौगिक सूक्ष्मदर्शी यौगिक और सूक्ष्मदर्शी और इसकी रचना। इसमें धातु की बनी एक खोखली बेलनाकार नली होती है जिसकी एक सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है और उस नली के दूसरी ओर अन्य चौड़ी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे कहा जाता है नेत्रिका। और जो कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस होता है उसको नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका नहीं, उसको अभिदृश्य कहा जाता है क्योंकि वह लेंस वस्तु की ओर होता है। इन लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक रैक पेनियन होता है, दंड चक्र व्यवस्था होती है जिसके द्वारा लेंसों को, नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंसों को आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार पर फोकस किया जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी हम बता रहे थे इसमें कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक अवर्धक उत्तल लेंस होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नेत्रिका, जिसे अभिदृश्यक कहते हैं। ये है ओ का मतलब समझेंगे यह ऑब्जेक्ट है, अभिदृश्यक है और ये हमेशा वस्तु की ओर रहेगा, इसको रखा जाएगा वस्तु की ओर। और वस्तु भी बहुत छोटी होती है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का काम आता है। यहाँ एक वस्तु रखेंगे, इस वस्तु का नाम हम ए बी दे रहे हैं, ए बी वस्तु, और यहाँ से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानेंगे ओ ए बराबर ये डी मान लेंगे और यहाँ से प्रकाश की किरणों को ले जाएंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे और एक तो ऑप्टिकल सेंटर से ही ले जाएंगे और दूसरी ओर जो एक अन्य चौड़ी नली होती है जिसमें बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे कहा जाता है नेत्रिका। नेत्रिका को दिखाया जाएगा इसे, ये है नेत्रिका। अब देखो ये वस्तु जो देख रहे हो ये अभिदृश्य के सामने कुछ दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर वस्तु रखी गई है और यही डी का मान हम आवश्यकता पड़ेगा तो यू ओ भी लिखेंगे क्योंकि वो अब ये यू ओ भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए ध्यान देंगे, दो किरणों को ले जाएंगे, किरणें जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा और ये प्रतिबिंब जो बनेगा इस प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से लिखेंगे और इस तरह से जो प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ तो ये मानव नेत्र होगा, ये नेत्रिका हो गई। देखो उधर तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इन किरणों को जब पीछे सीधे बढ़ाएंगे और पीछे जब सीधे बढ़ाएंगे तो ये किरणें सब एक दूसरे से मिलेंगी और जहाँ मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब वस्तु का बनेगा और वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। एक बार देखो यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा और एक बार क्या बनेगा, अनंत पर भी बनेगा। और यहाँ जो देख रहे हैं यह ए डैश ई की जो दूरी होगी इसको यू ई से दिखा लेंगे, यू ई से। इसके बाद देखेंगे इस जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी है इसकी रचना हो गया। इसके बाद तो देखेंगे इसका आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता को एम से दिखाया जाता है, ध्यान देना। अंतिम प्रतिबिंब द्वारांक पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण
और इसका बटा केवल वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, केवल वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर हो। देखो ये वस्तु द्वारा जो आंख पर बना दर्शन कोण है उसको दिखाया जाएगा यहाँ अल्फा से, यह एंगल भी अल्फा होगा, और प्रतिबिंब द्वारा ये जो मानव नेत्र पर जो बना दर्शन कोण है उसको बीटा से दिखाएंगे। अब यम बराबर बता सकते हैं क्या होगा, यम इक्वल टू देखो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है बीटा, और केवल वस्तु से जबकि डी दूरी पर तो वहाँ अल्फा लिखेंगे। चित्र से अल्फा और बीटा का मान निकाल कर रखा जाएगा। चित्र से ध्यान दो, चित्र से बीटा इक्वल टू tan बीटा होगा, लंब बटे आधार से मतलब होगा, तो बीटा के लिए डैश बी डैश तो देख रहे हैं कि लंब है, ये बीटा के लिए डैश बी डैश क्या है, लंब है, जिसकी दूरी हम यू भी जान रहे हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा लंब ए डैश बी डैश और अपान यू वी का मान ए डैश तथा अल्फा बराबर tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर भी लंब बटे आधार होगा, तो लंब मतलब ए बी अपान आधार होगा ओ ए। अब यम बराबर हुआ एम बराबर ध्यान देंगे बीटा, तो बीटा की जगह पर ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, और इंटू अल्फा की जगह पर तो ओ ए अपान हुआ ए बी। तो ए बी की दूरी जो देख रहे हैं ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, और ओ ए अपान जो ए डैश ई देख रहे हैं तो इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो वी ओ जो प्रतिबिंब है, ध्यान दो यहाँ ये अभिदृश्यक से जो ये प्रतिबिंब बना है कितनी दूरी पर है, ये तो वी यू दूरी पर, और ये है यू ओ, तो इसमें ए डैश बी डैश अनुपात होगा, तो ध्यान देंगे इसमें अनुपात भी लेंगे। ए डैश बी डैश का मान तो जान नहीं रहे हैं, लेकिन अल्फा के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। अल्फा के लिए जब देखेंगे तो ए डैश बी डैश लंब बटे आधार होगा इसमें भी, तो अल्फा बराबर यहाँ अल्फा इक्वल टू इस तरह से भी लिखा जा सकता है tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर वहाँ लंब ए डैश बी डैश और अपान ए डैश ओ ए डैश होगा, तो यहाँ ए डैश बी डैश अपान ओ ए, अल्फा की जगह पर भी लिखा जा सकता है ओ ए होगा, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखना है, ध्यान दो। त्रिभुज जो होता है, जो समरूप त्रिभुज होता है, उसमें भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा मतलब ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान जब ए डैश बी डैश लिखेंगे मतलब ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो यहाँ यू ओ अपान हो जाएगा वी ओ भी तो लिखा जा सकता है। अब इसमें देखो यहाँ ए डैश बी डैश अपान ए बी है, तो इसकी जगह पर यम इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस ए डैश बी डैश अपान ए बी है, तो वी ओ अपान हो जाएगा यू ओ और इंटू ओ ए का मान, तो ओ ए देख रहे हैं कि डी है, और अपान ए डैश जो देख रहे हैं ए डैश वो है यू वी, तो यहाँ यू वी भी लिखा जा सकता है। ये आवर्धन के लिए व्यापक सूत्र है, फार्मूला है,
माइनस VU अपान EU इंटू D अपान UV। ये यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। इसको ऑफ कर दो।